नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। रोजाना की तरह आपको मैं बताते चलूं, आज हम पॉलिटी की जो हमारी क्लास है, पॉलिटी की क्लास 20 का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। बहुत बेहतर तरीके से हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। 19 क्लासों का हम रिवीजन कर चुके हैं। ये आपकी 20वीं क्लास है पॉलिटी की, जिसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो इसी के साथ आपको मैं बताते चलूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो मेरा 1 ईयर का 4000 घंटे का पॉस्ट टाइम का लक्ष्य पूरा हो सके। आप लोगों की मदद से ही ये मैं आप लोगों की मदद से ही मैंने ये हासिल किया है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर तो मैंने पूरे कर लिए। मेरा बॉस टाइम बचा हुआ है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरा बॉस टाइम भी पूरा हो सके। तो एक शेयर की उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। आपके जो भी स्टडी ग्रुप हो उसमें आप एक शेयर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम क्लास नंबर 20 की। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो आप याद रखेंगे कि यूएसए के संविधान से इन्हें लिया गया है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया। क्लियर? आगे चलें। अब हम बात करेंगे कि अधिकार क्या होता है। जैसे अधिकार विवेक पर आधारित तो वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये अधिकार के बारे में जो कथन था वो आपका वो सांख्य का था। अधिकार का जो वर्गीकरण किया गया है वो आपका दो प्रकार से, एक नैतिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। अगर आप नैतिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड नहीं मिलता है। जैसे कि आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आपका कोई दंड नहीं है। लेकिन अगर आप कानूनी अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है, नैतिक अधिकार का उल्लंघन करने पे आपको कोई दंड नहीं मिलता है, लेकिन कानूनी अधिकार का उल्लंघन करने पे आपको दंड मिलेगा। क्लियर? आगे चलें। अब बात करें संवैधानिक रूप से अधिकारों का जो वर्गीकरण है वो आपका 3 प्रकार से किया गया है। जैसे प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और विधिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का मतलब है जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जैसे मानव, पशु, ये प्राकृतिक अधिकार हो गए। मानवाधिकार, जैसे हमारा यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को ये मानवाधिकार लागू किए थे, तो वो आपके मानवाधिकार हैं जो लागू किए गए थे। लागू किए किसने थे? तो यूएनओ ने लागू किए थे और 10 दिसंबर 1948 से इन्हें लागू। एक हमारा अंतिम है, वो है आपका विधिक अधिकार जो संविधान में दिए गए। ठीक है, तो आपसे बात करें कि पहली बार मौलिक अधिकार 15 जून 1215 को ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन द्वारा दिए गए थे। यानी जो ब्रिटेन की जनता है उसे सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए गए थे। और किसने दिए थे? वहां के राजा जो जॉन थे उसने दिए। और कब दिए? तो आप ये याद रखना, 15 जून 1215 को दिए गए थे। ठीक है, 15 जून 1215 को दिए गए थे। आगे इसमें बात करें, आगे याद रखेंगे हम, फ्रांस की क्रांति है 1789 में हुई थी। तो फ्रांस की जनता को मौलिक अधिकार दिए गए थे फ्रांस की क्रांति से 1789 में। वहीं आपसे बात करें कि 1791 में यूएसए में जनता को बिल ऑफ राइट्स मिले थे। ठीक है, यूएसए में जनता को 1791 में बिल ऑफ राइट्स मिले थे। बात करें भारत में मौलिक अधिकारों की मांग के बारे में, तो ये 1895 में बीजी तिलक ने स्वराज बिल में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में
मौलिक अधिकारों की मांग की। 1925 के 3 साल बाद 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद 1931 के कराची अधिवेशन में मांग की गई, और ये 1931 का एकमात्र कराची अधिवेशन है जिसमें ये मांग की गई थी। आगे 1991 में गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। मांग 1931 के गोलमेज सम्मेलन में हुई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, और इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसी में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कौन से गोलमेज सम्मेलन में, तो 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। क्लियर। आगे आपको याद रखना है कि 1945 में सप्रू कमेटी ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी अंतिम रूप से। तो ये आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों की मांग कब कब की गई थी। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। क्लियर, तो इन्हें आप अच्छे से एक बार देख लेना। अगले प्रश्न की बात करें कि 1931 में गोलमेज सम्मेलन में जो मांग की, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं, इन्हें छोड़ो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वहीं मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी मौलिक अधिकारों में अगर कोई संशोधन करना है तो। क्लियर। अगले की बात करें, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है, प्रवर्तनीय मतलब न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू ये होते हैं। क्लियर। आगे आपसे बात करें कि मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप 100% याद रखना। या तो आपसे ये पूछ लेगा कि कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ये ना पूछ के आपसे ये पूछ लेता है कि कौन कौन से अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो वो आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इन्हें आप अच्छे से रट लेना। मैं यही कहूंगा कि इन्हें आप रट लेना बहुत अच्छे से कि ये अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है। बात करें अधित्याग का सिद्धांत लागू है मौलिक अधिकारों में। अधित्याग यानी भारत में मौलिक अधिकार का त्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ कट गया है। हाँ, जैसे अधित्याग का सिद्धांत लागू है, इसका मतलब है अधित्याग का कि भारत में फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह व्यक्तिगत हित के लिए न होकर सामाजिक हित के लिए। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो व्यक्तिगत हित के लिए ना होकर सामाजिक हित के लिए हैं, इसलिए इन्हें त्यागा नहीं जा सकता। ये आपको याद रखना है। बात करें आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत, इसमें क्या है कि कानून बना, सरकार ने बनाया, कुछ भाग और कुछ भाग, यानी कुछ भाग इसका वैध है जो लागू हो गया, कुछ भाग इसका अवैध है जो लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि एक कानून जब बनता है, ठीक है, एक कानून जो हमारा बनता है उसे बनाता है, कानून बनता है तो सरकार के पास, सरकार इसका कुछ भाग वैध समझती है तो उसे लागू कर देती है, और कुछ भाग जो इसका अवैध होता है उसे लागू नहीं करती है। ये यहां से याद रखना है। आगे अगर हम बात करें कि वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ये समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। वही स्वतंत्रता का अधिकार है जो आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये तुम्हारा अनुच्छेद 23 से 24 में इसका उल्लेख है। और वहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 29 और 30 हैं। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 32 है। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, इन्हें आप 100% याद रखना। इस स्लाइड से आपका 1 नंबर पक्का है, कोई भी एग्जाम हो आपका 1 नंबर यहाँ से
पक्का है, कोई ना कोई चीज यहाँ से पूछ ही लेगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। एक बार में याद ना हो तो इन्हें अपनी कॉपी पे नोट करके जहां भी पढ़ते हो वहां चिप लगा के आराम से चिपका के उसका डेली रिवीजन करते रहना। ठीक है, अगले की बात करें, अब हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार विधानमंडल, वहीं स्थानीय निकाय की बात करें तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, वहीं सभी सरकारी पदाधिकारी, ये भी राज्य की परिभाषा में ही आएंगे। या राज्य से मतलब एक राज्य नहीं है, राज्य से मतलब है वो सरकारी पद, उसका इसमें उल्लेख। जैसे राज्य की एजेंसियां, विश्वविद्यालय, रेलवे, सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण और यूपीएससी। बात करें संवैधानिक संस्थाएं और सांविधिक संस्थाएं, ये भी इसमें शामिल है अनुच्छेद 12 में। ठीक है, एनसीईआरटी स्टेट नहीं है, ये एनसीईआरटी को इसमें स्टेट नहीं माना गया है। ये एक केस था चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी 1992, उसके तहत एनसीईआरटी को स्टेट नहीं माना गया है। बीसीसीआई भी स्टेट नहीं है, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण केस है, जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है, जिसके तहत बीसीसीआई को भी स्टेट नहीं माना गया। क्लियर। अगले की बात करें अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है जो भी विधियां मौलिक अधिकार के असंगत होंगी उन्हें शून्य मान ली जाएंगी। यानी जो भी विधियां बनाई जाएंगी अगर वो फंडामेंटल राइट के असंगत हैं तो वो स्वतः ही शून्य मान ली जाएंगी। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। बात करें अनुच्छेद 13 का काम में क्या कहा गया, तो 13 के काम में है संविधान के बनने के पहले की विधियां। अनुच्छेद 13 के 2 में संविधान लागू होने के बाद की विधियों का उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 13 के 3 में अगर आपसे पूछे तो विधि की व्याख्या करी गई है अनुच्छेद 13 के 3 में। अनुच्छेद 13 के 4 में आपसे क्या बताया गया है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको आप इंपोर्टेंट करके याद रखना कि अनुच्छेद 3 के 4 में जो संविधान संशोधन है उसे भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पे डेली पीडीएफ अपडेट की जाती है, करंट की भी और पॉलिटी की भी, या जितनी भी जो भी क्लासेस आती हैं चैनल पे उन सब की पीडीएफ वहां अपडेट की जाती है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में बेहतर कंटेंट के साथ बेहतर तरीके से। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।